सुरेखा अपने ताया जी के घर पर रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो जब बड़ी हुई तो उसने अपना बोझ खुद उठाने का सोचा। वो ट्यूशन पढ़ाकर बीसी डालने लगी और अपने दहेज के लिए 1 लाख रुपए जमा कर लिए, जिसका पता किसी को नहीं था। कुछ दिन बाद ताई जी की अलमारी से 1 लाख चोरी हो गए। ताई ने पूरे घर की तलाशी ली तो सुरेखा के कमरे से 1 लाख बरामद हुए। ताई ने सुरेखा को खूब बेइज्जत किया और चोर कहकर घर से निकाल दिया। सुरेखा अनाथ आश्रम चली गई। कुछ समय बाद ताई को अलमारी के टूटे हुए हिस्से से अपने 1 लाख मिल गए तो उन्हें सुरेखा याद आई। ताई सुरेखा को ढूंढते हुए अनाथ आश्रम पहुंच गईं, लेकिन वहां सुरेखा की हालत देखकर आज घर में खास दावत थी और सुरेखा किचन में सुबह से लगी हुई थी। सबका नाश्ता तैयार करने के बाद अब उसे दोपहर के खाने के लिए खास इंतजाम करना था, क्योंकि ताई जी की बड़ी बेटी रोमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। उसने सोचा कि नाश्ता तो सबको बनाकर दे दिया है, अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए ताकि दोपहर के खाने के लिए हिम्मत जमा कर सके। उसकी तबीयत भी आज कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन उसे हर काम हर हाल में करना था, क्योंकि वो अपने बाप के घर में नहीं थी, वो अपने ताया ताई के घर में थी। ये आराम, ये लाड प्यार सब लड़कियों के बाप के घर में ही मिल सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का हर रिश्ता उसकी नज़र में खोखला था। आज अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो इस हाल में न होती, बल्कि इस टाइम सो रही होती और उसकी माँ उसके नखरे उठा रही होती, उसके लिए नाश्ता बनाकर रख देती। वो बहुत छोटी सी थी जब उसके माँ बाप बस हादसे में मर गए थे। तब से लेकर वो ताया ताई के साथ रह रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं आया होगा जब उसने ख्यालों में अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी का सोचा ना हो। हर ख़ास मौके पर वो ये सोचती थी कि आज अगर मैं अपने माँ बाप के घर में होती तो किस तरह से रह रही होती और आज यहाँ किस तरह से रह रही हूँ। आज भी घर में ख़ास मौका था और उसे यही ख्याल आ रहे थे कि आज ताई जी की बेटी के रिश्ते के बजाय उसका रिश्ता आ रहा होता। उसके माँ बाप इस दावत की तैयारी कर रहे होते, लेकिन वो तो इतने सालों से दूसरों की सेवा कर रही थी। किचन में खड़े होकर उसकी कमर टूट रही थी। वो थोड़ा सा लेट गई तो ताई जी की आवाज़ सुनाई दी, सुरेखा तुम फिर से जाकर लेट गई हो। 11 बज रहे हैं और 2 बजे दावत है, कब खाना तैयार होगा? मेहमान तो समय से पहले आ जाते हैं, अगर समय पर खाना तैयार नहीं हुआ तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे मेहमानों के सामने। तुम तो बस मुझे शर्मिंदा करवा कर ही रहोगी मेहमानों के सामने। चलो उठो, किचन में जाओ और खाना बनाना शुरू करो, मैं तुम्हें लिस्ट बना देती हूँ। और फिर ताई जी की जो लिस्ट थी वो इतनी लंबी थी कि वो सोच में पड़ गई कि इतने समय में वो इतना सब कुछ कैसे तैयार करेगी, लेकिन करना तो था। ताई जी मैं खाना बना लूँगी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दीजिए कि बाहर से रोटी मंगवा लीजिए, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। सुरेखा ने हिम्मत करके मासूम सी शक्ल बनाकर उर्मिला देवी से कहा तो उर्मिला सोच में पड़ गई। उन्होंने एक नज़र सुरेखा पर डाली। वो बहुत प्यारी सी लड़की थी, नाजुक सी, ऐसा लगता था हाथ लगाओ तो टूट जाएगी, लेकिन ये उसी नाजुक सी लड़की की हिम्मत थी कि वो दिन से लेकर रात तक किचन में घुसी होती थी और उसने सारा घर संभाला हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर से रोटी मंगवा लूँगी, तुम रोटियां मत पकाना, बस 2-3 चीज़ें चढ़ा दो, मटर पुलाव भी बनाना, रायता भी बनाना, और मैं बाहर की रोटियां नहीं खाती हूँ, तुम्हें तो पता है, मेरे लिए 2 रोटियां बना देना। उर्मिला देवी ने कहा तो वो खुश हो गई कि कम से कम रोटियां तो नहीं पकानी पड़ेंगी। अब उसे थोड़ा सा बोझ हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि सारा बोझ तो रोटियों का था। हांडी बनाते हुए तो उसे मज़ा आता था। सुनो ऐसा करो, दर्द वाली टेबलेट खा लो पहले, फिर किचन में चली जाओ, वरना दर्द बढ़ जाएगा। रोमा तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन तुम्हें पता है ना, रोमा के रिश्ते वाले आ रहे हैं, उसका चेहरा ख़राब हो जाएगा, उसे मेकअप भी करना है, आग के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और मैं भी मेहमानों की आवभगत में लगी रहूँगी, इसलिए तुम्हारी आज कोई मदद नहीं कर सकती। जो कुछ करना है तुम्हें खुद ही करना है, इसलिए पहले दर्द वाली टेबलेट खा लो। उर्मिला देवी ने उस पर तरस खाते हुए कहा तो उसने सोचा कि वो सही कह रही हैं। उसने ड्रॉर से दर्द की टेबलेट निकाली और एकदम से खा ली। उर्मिला देवी काफ़ी कड़े स्वभाव की औरत थीं, लेकिन कभी कभार उसे सुरेखा पर तरस भी आ जाया करता था। उर्मिला की दोनों बेटियां सुरेखा से इतनी नफरत करती थीं कि उसे अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, और वही बार बार आकर उर्मिला देवी के कान भर जाती सुरेखा के खिलाफ। तो उर्मिला देवी को भी सुरेखा पर गुस्सा आ जाता। सुरेखा किचन में चली गई। उसने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेहमान भी आ गए। 1:30 बजे तक उसका पूरा खाना तैयार था। उर्मिला देवी ने किचन में आकर खाने को चेक किया तो खुशबू ने उनका स्वागत किया। एक पतीली से ढक्कन उतार कर उन्होंने खाने को देखा तो संतुष्ट हो गई। सुरेखा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और आज तो वाकई में ही लग रहा था कि उसने मेहनत की है। उर्मिला देवी ने एक नज़र सुरेखा पर डाली। वो पसीने में भीग चुकी थी और दुपट्टे से अपना पसीना साफ कर रही थी। इस आम से हुलिये में भी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उर्मिला देवी को थोड़ी सी परेशानी हो गई। सुनो सुरेखा, ऐसा करना, तुम मेहमानों के सामने मत आना
उर्मिला देवी ने कहा तो सुरेखा सोच में पड़ गई। वो समझने लगी कि उसका हुलिया नौकरानियों जैसा है, इसलिए शायद ताई जी उसे मेहमानों के सामने आने से मना कर रही हैं। ताई जी, अगर आपको मेरी हुलिये से प्रॉब्लम है तो मैं नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। आखिर मेहमानों को खाना भी तो मुझे ही सर्व करना है। रोमा तो नहीं आएगी ना खाना उठाने के लिए? सुरेखा ने आराम से कहा तो कि उर्मिला देवी थोड़ी देर चुप रहीं। फिर कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में तुम बहुत प्यारी हो। मुझे ये डर है कि लड़के वाले रोमा की जगह कहीं तुम्हें ही पसंद करके ना चले जाएं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि लड़के वाले आते हैं और किसी और लड़की को घर में पसंद करके चले जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो रोमा का दिल कितना टूट जाएगा। उर्मिला देवी ने साफ बात कही तो सुरेखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे ताई जी, आप चिंता क्यों करती हैं? रोमा तो खुद बहुत प्यारी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसे छोड़कर कोई मुझे पसंद कर जाए। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, हर किसी को अपने नसीब का मिलता है। सुरेखा ने उर्मिला देवी को समझाने की कोशिश की तो वो समझ गईं। कह तो तुम ठीक रही हो, चलो आ जाना मेहमानों के सामने, लेकिन फ्रेश होकर मत आना, इसी हुलिये में आना ताकि थोड़ी कम अच्छी लगो। सुरेखा को उर्मिला देवी की बात समझ में आ गई थी। वो चाहती थी कि मेहमान सुरेखा को नौकरानी समझे, इसलिए वो इसी हुलिये में आने का बोल रही थी। खैर जो भी था, उसे उर्मिला की बात माननी थी। सुरेखा जब कमरे में आई तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो पसीने से भीग चुकी थी। उसने सोचा कि नहा लिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने पुराना सूट निकाला और नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि चलो मैंने नहा तो लिया है, लेकिन सूट तो पुराना है ना। ऐसा कहकर उसने अपने आप को तसल्ली दी, ताई जी गुस्सा नहीं होंगी। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में आई और खाना लगाने लगी। मेहमानों ने उसकी तरफ देखकर उर्मिला से पूछा कि ये कौन है। उर्मिला ने एक नज़र सुरेखा पर डाली, जो ये पुराने सूट में भी प्यारी लग रही थी। ये मेरे देवर की बेटी है, अनाथ है, बचपन से मेरे घर में ही रह रही है। उर्मिला ने साफ साफ बताया। उसे सुरेखा की बात याद आई कि हर किसी को अपने नसीब का मिलता है। बहुत प्यारी बच्ची है, लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़का भी सुरेखा की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करते हुए जब सुरेखा बर्तन उठाने के लिए आई तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, ये सारा खाना तुमने बनाया है? तो सुरेखा के मुंह से एकदम निकल गया कि जी, ये खाना मैंने बनाया है। ये बात सुनकर तो रोमा को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन मेहमानों के सामने वो बर्दाश्त कर गई। उर्मिला देवी को भी सुरेखा की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो भी सबके सामने खामोश हो गई। मेहमानों के जाने के बाद सब संतुष्ट थे कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी है, लड़के का अपना घर है, गाड़ी है, यानी कि हर तरह से रिश्ता बहुत अच्छा था। रोमा तो जैसे हवाओं में थी कि कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। उर्मिला देवी और उनके पति भावेश जी भी बहुत खुश थे। अगले दिन लड़के की माँ का फ़ोन आया तो भावेश जी ने सब उठाया। सब इंतज़ार कर रहे थे कि लड़के की माँ का क्या जवाब है। फ़ोन रखने के बाद भावेश जी काफ़ी देर तक चुप रहे तो उर्मिला देवी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, आप चुप क्यों हैं? लड़के की माँ ने क्या जवाब दिया? यहाँ से तो बहुत खुश होकर संतुष्ट होकर गए थे वो लोग। उर्मिला देवी को थोड़ी सी परेशानी हुई। इतने में सुरेखा शाम की चाय लेकर आ गई और टेबल पर रखने लगी। रोमा भी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन भावेश जी की खामोशी सबको खटक रही थी। लड़के की माँ का फ़ोन था कि उन्हें रोमा की जगह सुरेखा पसंद आ गई है। लड़के की माँ को सुरेखा का बनाया हुआ खाना और उसका सुगरपना पसंद आया है, और लड़के को सुरेखा की सुंदरता पसंद आ गई है, और वह रोमा की बजाय सुरेखा का हाथ मांगना चाहते हैं। भावेश जी ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा तो वहाँ सबको तो जैसे सांप सूंघ गया। भावेश जी ये खबर सुनाते हुए घर से बाहर निकल गए। बस मम्मी, कहा था ना मैंने, ये चुड़ैल मेरी खुशियों को खा जाएगी। इतना अच्छा रिश्ता था, इसको क्या ज़रूरत थी मुंह धोकर उनके सामने आने की और अपना सुघड़ापा दिखाने की। और जब उन्होंने पूछा कि खाना तुमने बनाया है तो मुंह फाड़ कर इसने कह दिया कि हाँ मैंने बनाया है। क्या ज़रूरत थी इसे ये सब बताने की? इसने ये सारी चाल चली है क्योंकि लड़का अच्छा था, इसलिए इसने चालाकी से काम लिया ताकि लड़के और उसकी माँ को इम्प्रेस कर सके। रोमा ने रोना शुरू कर दिया। रोमा की छोटी बहन मोना भी मैदान में आ गई और अपनी माँ से कहने लगी कि मम्मी, ये सुरेखा तो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देगी, हर रिश्ते में ये बीच में आ जाएगी। उर्मिला देवी को सुरेखा से कोई खास नफरत नहीं थी, लेकिन अपनी बेटियों को रोता हुआ देखकर उनका कलेजा फट रहा था। इतना अच्छा रिश्ता उनके हाथ से चला गया था सिर्फ और सिर्फ सुरेखा की वजह से। इस बार उन्हें भी गुस्सा आ गया था। सुरेखा, मैंने तुमसे कहा था कि मेहमानों के सामने ना आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने तुम्हें कहा कि जिस हुलियों में हो उसी हुलिये में आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी वो बात नहीं मानी और नहा धो के मेहमानों के सामने आ गई। और ऊपर से जब लड़के की माँ ने खाने का पूछा तो तुमने बोला कि खाना तुमने बनाया है। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन अब तुम मेरी नज़रों में आ गई हो। मुझे भी यही लग रहा है कि तुमने ये रिश्ता हथियाने के लिए ये सब किया है। मैंने तरस खाकर रोटियां बाहर से मंगवाई ताकि तुम्हें रोटियां ना पकानी पड़े। मैं तुम्हारे साथ पूरे इंसाफ वाला मामला करना चाहती हूँ हमेशा से, लेकिन तुम हमेशा से मेरी और मेरी बेटियों की पीठ पर छुरा घोंपती आई हो।
और आज जो तुमने किया उसकी तो कोई हद ही नहीं है। मेरी बेटियां ठीक कहती हैं कि तुम कभी भी उनका रिश्ता नहीं होने दे सकती हो। उर्मिला देवी ने बहुत बातें सुरेखा को सुनाई तो वो कमरे में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसने सोचा कि जल्द से जल्द उसे इस घर से निकल जाना चाहिए, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। वो रोते हुए भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, तू जानता है कि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मुझे तो बहुत गर्मी लगी थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था, मैंने इसलिए नहाया। और जब आंटी ने खाने का पूछा तो जाहिर सी बात है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी। मैंने सच बोला और सच बोलने की ये सज़ा मिली है। सुरेखा सारी रात रोती रही। सुबह उसने फैसला किया कि अपना बोझ खुद ही उठाएगी। इसलिए उसने मोहल्ले में कुछ बच्चों के माओं को संदेश भेजा कि अगर उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है तो वो पढ़ा देगी, लेकिन ये काम वो उर्मिला के जाने बगैर करना चाहती थी। इसलिए उसने बच्चों की माँ से कहा कि मैं आपके घर आकर आपके बच्चों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि अपने घर में उर्मिला शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए दोपहर के समय जब उर्मिला सो जाती तो सुरेखा ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी। उसने एक टाइम फिक्स कर रखा था, क्योंकि वो जानती थी कि गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, उर्मिला देवी दोपहर की नींद हर हाल में पूरी करती थी। उर्मिला की बेटियां भी दोपहर को सोई रहती थीं और भावेश जी ऑफिस चले जाते। वो आराम से अपना काम करने लगी। कुछ दिनों में उर्मिला को ये बात पता चल गई कि वो मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन उर्मिला को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि उसके घर के कामों में कोई रुकावट नहीं आई थी, ना ही तो बच्चे उसके घर आते थे। सुरेखा ने बीसी डालनी शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसे ट्यूशन के अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। सुरेखा अपनी ज़रूरतें भी उसी से पूरी करती थी। उसने दो बीसी रखी थी जिनकी कीमत 1 लाख थी। वो महाना 10,000 तक कमा लेती थी। 2,000 अपने खर्चे के लिए रखती थी और बाकी बीसी में दे देती थी। लंबे इंतजार के बाद उसे बीसी के 1 लाख मिले। पैसे जब मिले तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने सोचा कि ये पैसे उसकी शादी में काम आएंगे, ताकि ताया और ताई को ज़्यादा खर्चा न करना पड़े। उसे पता था कि उस पर खर्चा नहीं किया जाएगा। सुरेखा डेली अलमारी खोलती 1 लाख देखती हुई खुश होती थी, जो उसकी मेहनत के पैसे थे। एक सुबह उसकी आंख अजीब से शोर से खुली। वो बाहर आई तो देखा कि उर्मिला देवी परेशानी में रो रही हैं और उसकी बेटियां उसे तसल्ली दे रही हैं। भावेश जी भी परेशान थे। क्या हुआ ताई जी, आप रो क्यों रही हैं? सुरेखा ने सवाल किया तो उर्मिला ने बताया कि उनकी अलमारी से 1 लाख गायब हैं। 1 लाख रुपयों का सुनकर तो सुरेखा थोड़ी सी परेशान हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोबारा से ढूंढिए, मिल जाएंगे। सुरेखा ने कहा, मैंने और मम्मी ने बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिले। सुबह से पूरा घर खंगाल डाला है लेकिन पैसे नहीं मिले। तुमने तो सुबह सुबह उठने की तकलीफ ही नहीं की। आज नाश्ता भी मैंने सबको बना कर दिया। रोमा ने जताते हुए कहा, हाँ मुझे थोड़ा सा बुखार था, सो गई थी, मेरी आँख नहीं खुल सकी। सुरेखा ने अपनी सफाई पेश की। रोमा को भी अभी तक रिश्ते वाली बात भूली नहीं थी। अभी मैंने पूरे घर की तलाशी ली है लेकिन सुरेखा के कमरे की तलाशी नहीं ली। मोना ने याद दिलाया तो उर्मिला परेशान हो गई। भावेश जी ने भी हैरत से बेटी को देखा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं चोर हूँ जो तुम मेरी तलाशी लोगी? सुरेखा ने कहा, जब हम सारे घर की तलाशी ले सकते हैं तो फिर हम तुम्हारे कमरे की तलाशी क्यों नहीं ले सकते? इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी रिश्ते वाली बात है, तुम्हारी नीयत तो साफ हो गई है कि तुम हमारी कोई खास नहीं हो। घर में कोई नौकरानी भी नहीं है जिस पर शक किया जाए। रोमा ने कहा, घर में कोई नौकरानी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएं। सुरेखा को गुस्सा आ गया था। तलाशी तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगी तुम्हारे कमरे की। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। जब तुम मेरा रिश्ता रुकवा सकती हो तो कुछ भी कर सकती हो, रोमा ने कहा। तो उर्मिला देवी ने उसे टोका, रहने दो मोना, ऐसी कोई बात नहीं, ये चोरी नहीं कर सकती। लगता है कोई बाहर से आया था, उसी ने चोरी की है। उर्मिला देवी ने कमज़ोर से स्वर में कहा, मम्मी आप इसकी तरफदारी कर रही हैं, रिश्ते वाली बात आपको याद नहीं है? ऐसा कहते हुए रोमा खड़ी हुई और सुरेखा के कमरे की तरफ चली गई। सुरेखा को अचानक अपनी कमेटी वाले 1 लाख याद आ गए और वो परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद सुरेखा की अलमारी से मोना ने 1 लाख बरामद किए और लाउंज में आ गई जहाँ उसके माँ बाप बैठे हुए थे। ये मम्मी 1 लाख, आप कह रही थी कि ये चोर नहीं है, देखे कहाँ से आया इसके पास 1 लाख। इसी ने आपके पैसे चुराए हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये ज़रूर किसी लड़के के साथ भागने वाली थी और ये सारे पैसे इसलिए इसने चुराए हैं। 1 लाख रुपए देखकर सब हैरान हो गए। सुरेखा तुम चोर भी निकली, तुम ऐसा कर सकती हो? मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही थी, मुझे लगा कि तुम मासूम हो, तुम इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती हो। लेकिन रोमा सच कहती है, तुम हमारी सगी नहीं हो। ज़रूर रोमा की बात सही है, तुम्हारा इस घर से भागने का इरादा है, इसलिए तुमने इतनी बड़ी रकम चोरी की है। उर्मिला देवी को बहुत गुस्सा आ गया। ताई जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने ट्यूशन से कमाए हैं, बीसी डाली है। सुरेखा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, ट्यूशन से इतने सारे पैसे नहीं मिलते, तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं। अगर ट्यूशन से पैसे मिलते, बीसी डाली होती तो पूरे 1 लाख ना होते
थोड़े कम होते, थोड़े ज़्यादा होते, लेकिन ये पूरे 1 लाख हैं। तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं। आगे न जाने तुम क्या क्या करोगी। मम्मी मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दें। ये जब तक इस घर में रहेगी हमारा नुकसान करवाती रहेगी, हमारा रिश्ता भी नहीं होने देगी, रोज़ाना कोई ना कोई नया फसाद ही खड़ा करेगी। रोमा को तो जैसे मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। निकलो तुम यहाँ से, निकलो मेरे घर से, जहाँ जाना है जाओ, मेरे घर से निकलो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी बेटियों का रिश्ता रुकवा दिया और अब चोर भी बन गई हो तुम। उर्मिला देवी को बहुत गुस्सा आ गया। उर्मिला और उसकी बेटियों ने धक्के देकर सुरेखा को घर से बाहर निकाल दिया। ताई जी मुझे ना निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी बेसी के पैसे हैं। सुरेखा रोती जा रही थी, लेकिन इस बार तो उर्मिला को भी उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था, वरना कभी कभार वो नरम पड़ जाया करती थी कि ये अनाथ बच्ची है। लेकिन आज वो पैसे चोरी करके उर्मिला की नज़रों में गिर गई थी। मैंने हमेशा तुम पर तरस खाया है, लेकिन अब मुझे तुम पर कोई तरस नहीं आ रहा। ये आखिरी हरकत थी जो तुमने की है इस घर में चोरी करके। निकलो यहाँ से, निकलो अब यहाँ से। शोर काफ़ी तेज़ हो चुका था। मोहल्ले वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। सबने देखा कि सुरेखा को धक्के देकर घर से निकाला जा रहा है और वजह चोरी बताई जा रही है। वहीं से ही एक मोहल्ले की औरत सुरेखा को अपने घर ले गई। बेटा मैं जानती हूँ तुमने कोई चोरी नहीं की है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ज़रूर इनको कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे घर में मेरे जवान बेटे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ आती हूँ, वहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगी। बहुत सारी अनाथ लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं। उस औरत ने कहा तो सुरेखा तैयार हो गई। वाकई वो लड़कों से भरे घर में नहीं रह सकती थी। वो अनाथ आश्रम चली गई। यहाँ की हालत बहुत बदतर थी, बदबूदार जगह थी। फिर सुरेखा से सारा दिन काम करवाते थे, यहाँ भी उसे सुकून नहीं था। पैसे भी उसके हाथ से चले गए थे, अपनी सफाई पेश करने का मौका भी उसे नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ काफ़ी दिनों तक उर्मिला देवी को सुकून की नींद नहीं आई। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों सुरेखा पर भरोसा किया। वो सुरेखा को मासूम समझती थी, लेकिन आज उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो मासूम नहीं थी। वो 1 लाख रुपए उर्मिला ने किसी सुरक्षित जगह पर रख दिए थे ताकि दोबारा चोरी ना हो। दूसरी तरफ 1 हफ्ते में ही सुरेखा की हालत ख़राब हो गई। अनाथ आश्रम में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। इतना काम तो उसकी ताई के घर में भी नहीं था जितना यहाँ पर करना पड़ रहा था। सिर्फ एक छत और 2 समय की रोटी के लिए उसे इतना समय भी नहीं मिलता था कि वो कोई नौकरी ही कर ले। ये अनाथ आश्रम बस नाम का अनाथ आश्रम था, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। कुछ दिन बाद उर्मिला देवी को लगा कि अलमारी के पीछे चूहा छुप गया है, तो उन्होंने अपने दोनों बेटियों को बुलाया और कहा कि अलमारी को थोड़ा साइड पर करो, पीछे चूहा है, अलमारी को खा जाएगा। रोमा और मोना दोनों ने जोर लगाकर जब अलमारी को हटाया तो अलमारी के पीछे एक छोटा सा सुराख था जो शायद चूहे ने ही बनाया था, और वहां से वो 1 लाख रुपए झाँक रहे थे, जिनकी चोरी का इल्ज़ाम सुरेखा पर लगाकर उसे बेइज्जत करके घर से निकाला गया था। उर्मिला देवी ने आगे बढ़कर वो पैसे उठाए। चूहा अलमारी तक तो पहुंच चुका था, लेकिन पैसों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। पैसे वैसे के वैसे थे। रोमा और मोना दोनों पैसे देखकर माँ के सामने शर्मिंदा हुई। इतने में भावेश जी भी आ गए। उन्होंने भी ये दृश्य देखा तो अपनी पत्नी को अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ कहा नहीं और वहां से खामोशी से चले गए। उर्मिला देवी को काफ़ी रातों तक ठीक से नींद नहीं आई। वो सब दृश्य याद आ रहा था जब उन्होंने बेइज्जत करके सुरेखा को इस घर से निकाला था। अपनी बेटियों के कहने पर उन्होंने बेटियों से भी बातचीत बंद कर दी। रह रहकर उनके दिल पर बोझ आ रहा था। उन्हें पता था कि वो किसी अनाथ आश्रम में रह रही है। एक शाम वो अनाथ आश्रम की तरफ चल दी और घर में सबको बता दिया कि वो सुरेखा को वापस लाने जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पहुंची तो सामने भीड़ देखकर हैरान हो गई। उन्होंने वजह पूछी तो एक औरत ने बताया कि अंदर एक लड़की की मौत हो गई है। छत पर धुले हुए कपड़े टांगने के लिए गई थी और उसका पैर फिसल गया और वो छत से गिर कर मर गई। अब उसका कोई नहीं है, कुछ नहीं पता वो कहाँ से आई थी। ये बात सुनकर उर्मिला देवी को थोड़ी सी परेशानी हुई। आगे बढ़कर जब अर्थी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उनकी चीख निकल गई। ये अर्थी किसी और की नहीं सुरेखा की थी। उर्मिला रोते हुए वापस आई। जिंदगी भर के लिए उनके दिल पर बोझ आ गया था कि एक अनाथ बच्ची उनके घर से अमानत थी, घर में अमानत थी, और उस बेचारी ने चोरी भी नहीं की थी। चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, और वो इस दुनिया में भी नहीं रही थी। कहते हैं अनाथ बच्चे अमानत होते हैं, उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, वरना भगवान के घर में इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।